रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को संक्षिप्त ज्ञान में बदलते हैं, जिसका आप हर दिन उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर चर्चा करने वाले हैं, डैनियल काहनेमन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। काहनेमन, जिन्हें मनोविज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, वो इस किताब में हमारे सोचने के दो बिल्कुल अलग तरीकों के बारे में बताते हैं। मुझे तो ये वाकई आंखें खोलने वाली किताब लगी। हाँ, बिल्कुल। ये मनोविज्ञान और व्यावहारिक अर्थशास्त्र मतलब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हाँ। उस फील्ड में एक मील का पत्थर है, कह सकते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं समझाती कि हमारा दिमाग फैसले कैसे लेता है, बल्कि ये भी बताती है कि हम क्यों कुछ खास तरह की गलतियां हम्म। बार बार करते हैं, जिन्हें हम पूर्वाग्रह या बायस कहते हैं। हाँ, बायस। और सबसे जरूरी बात, ये हमें अपनी सोच को बेहतर बनाने के रास्ते भी दिखाती है। कैसे हमारी दिमागी प्रक्रियाएं हमारे फाइनेंशियल फैसलों से लेकर रोजमर्रा की छोटी छोटी पसंद तक सब पर असर डालती हैं। हाँ, और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं ना जो सच में सोचने पे मजबूर कर देती हैं। जैसे, क्या कभी किसी ने सोचा है कि बस सवाल पूछने का तरीका थोड़ा बदल दो तो जवाब ही बिल्कुल बदल सकता है। सही बात है। या फिर ये कि क्यों कभी-कभी अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स, मतलब माहिर लोग भी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बाद में देखो तो लगता है कि अरे ये तो साफ दिख रहा था। लगता है हमारा दिमाग जितना सीधा है उतना है नहीं, है ना? बिल्कुल। ये किताब इन्हीं पहेलियों को सुलझाने में मदद करती है। अच्छा। तो ये चर्चा उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी है जो अपनी सोच की जो प्रक्रिया है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसे गहराई से समझना चाहते हैं, जो ये जानने में रुचि रखते हैं कि उनके फैसले असल में बनते कैसे हैं, क्यों वो कभी-कभी जानते हुए भी गलत चुनाव कर लेते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर कोई ये जानने को उत्सुक है कि निर्णय लेते समय उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों वो कुछ खास तरह के बायस का शिकार हो जाते हैं, या फिर कैसे अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी में हो, जैसे किराने की दुकान पर कुछ चुनना, या फिर कोई बड़ा फैसला हो जैसे करियर बदलना, तो ये चर्चा बहुत काम की साबित हो सकती है। हाँ, और ये उन लोगों के लिए भी बढ़िया है जो मतलब मुश्किल आइडियाज को समझना चाहते हैं पर बहुत ज्यादा जानकारी के बोझ तले दबे बिना। जल्दी और असरदार तरीके से हाँ, एकदम रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले ज्ञान जैसा। सही कहा। तो चलिए इस किताब के कुछ सबसे महत्वपूर्ण विचारों को करीब से देखते हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे सोचने के दो सिस्टम, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे पर है बहुत आसान। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं। सिस्टम 1 ये हमारी सोच का वो हिस्सा है जो बिजली की तरह तेज है, अपने आप चलता है, मतलब ऑटोमेटिक, पूरी तरह सहज और अक्सर भावनाओं से भरा हुआ। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। अच्छा। जैसे किसी की फोटो देखकर तुरंत समझ जाना कि वो खुश है या दुखी, या 2+2 का जवाब फौरन दिमाग में आ जाना, ये बस हो जाता है बिना सोचे। और फिर आता है सिस्टम 2। ये वाला धीमा है, सोच समझकर काम करता है, विश्लेषण करता है, लॉजिक पर आधारित है। इसमें दिमागी कसरत लगती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे 17 को 24 से गुणा करना हो, या कोई मुश्किल पहेली सुलझानी हो, या फिर मान लीजिए दो अलग-अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तुलना करनी हो। इसके लिए ध्यान लगाना पड़ता है, मेहनत लगती है। और मजेदार बात यह है कि ये दोनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं। सिस्टम 1 जो है वो लगातार सिस्टम 2 को सुझाव भेजता रहता है। ये सुझाव हमारी पहली धारणाएं हो सकती हैं, हमारी अंदरूनी आवाज, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, हमारे इरादे, हमारी फीलिंग्स। इंट्यूशन। हाँ, और ज्यादातर समय जब सब कुछ नॉर्मल लगता है तो सिस्टम 2 बिना ज्यादा सवाल किए इन सुझावों को मान लेता है। इससे हमारी सोच तेज और एफिशिएंट बनती है। लेकिन सिस्टम 2 का एक और बहुत जरूरी काम है ना? वो है सिस्टम 1 के जो आवेग होते हैं, जो इम्पल्स होते हैं, उन पर लगाम लगाना। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे मान लीजिए सड़क पर कोई बहुत अजीब कपड़े पहने दिख जाए, तो सिस्टम 1 शायद उसे घूरना चाहेगा, पर सिस्टम 2 हमें याद दिलाता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, और हमें रोकता है। होता है ना ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल। समस्या तब आती है जब सिस्टम 2 किसी और काम में बिजी होता है या थका हुआ होता है। अच्छा। हाँ, मान लीजिए कोई अपना 7 डिजिट का कोई नंबर याद रखने की कोशिश कर रहा है। उसका सिस्टम 2 पूरी तरह उस काम में लगा है। ऐसे में सिस्टम 1 का असर बढ़ जाता है। ओह! शायद इसीलिए जब हम दिमागी रूप से थके होते हैं तो मीठा खाने का मन ज्यादा करता है, या हम आसानी से किसी एड से या किसी और चीज से भटक जाते हैं। सिस्टम 1 का कंट्रोल हावी हो जाता है। इसका कोई दिलचस्प उदाहरण है क्या?
कुछ एक्सपेरिमेंट जैसा? हाँ हाँ बिल्कुल। अदृश्य गोरिल्ला प्रयोग जो है, द इनविजिबल गोरिल्ला एक्सपेरिमेंट, वो इसका एक क्लासिक उदाहरण है। उसमें लोगों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कुछ लोग बास्केटबॉल पास कर रहे थे। देखने वालों से कहा गया कि वो सिर्फ सफेद टी शर्ट पहने खिलाड़ियों के पास गिने। ठीक है। अब वीडियो के बीच में एक व्यक्ति गोरिल्ला का सूट पहने हुए आता है, स्क्रीन के बीचों बीच चलता है, अपनी छाती पीटता है और चला जाता है। क्या बात कर रहे हैं, गोरिल्ला? हाँ, और हैरान करने वाली बात यह थी कि पास गिनने पर इतना ज्यादा फोकस होने की वजह से करीब करीब आधे लोगों ने उस गोरिल्ला को देखा ही नहीं। सच में एक पूरा गोरिल्ला अनदेखा रह गया? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो हम अपने सामने की बिल्कुल साफ चीजें भी मिस कर सकते हैं। हाँ, यही दिखाता है कि सिस्टम 2 की जो क्षमता है वो लिमिटेड है। जब वो एक काम पर फोकस होता है तो बाकी चीजों के लिए अंधा हो सकता है। ये हमारी अटेंशन की जो सीमाएं हैं उनको उजागर करता है। तो ये सिस्टम 1 जो इतना तेज और ऑटोमेटिक है, क्या ये हमेशा सही होता है या इसके शॉर्टकट लेने की आदत हमें मुश्किल में भी डाल सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं से हम दूसरे मुख्य आइडिया पर आते हैं, मानसिक शॉर्टकट और पूर्वाग्रह, मतलब ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस। जब हम अनिश्चितता या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर फैसले लेने के लिए मानसिक शॉर्टकट यानी ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है। अच्छा, शॉर्टकट्स। हाँ, ये सोचने के आसान नियम जैसे हैं, रूल्स ऑफ थंब, जो हमें जल्दी नतीजे पर पहुंचने में मदद करते हैं। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, उपयोगी है। कई बार, हाँ बिल्कुल। लेकिन यही शॉर्टकट हमें व्यवस्थित तरीके से गलतियां करने यानी बायस की ओर भी ले जाते हैं। कहनमैन और उनके जो साथी थे एमोस टवर्स्की, उन्होंने ऐसे कई बायस की पहचान की और उन पर काफी काम किया। कुछ उदाहरण दे सकते हैं इनके? कौन से बायस होते हैं? जरूर। एक बहुत आम बायस है एंकरिंग बायस। इसमें होता यह है कि जो शुरुआती जानकारी हमें मिलती है, जिसे एंकर कहते हैं, वो हमारे बाद के फैसलों पर बहुत ज्यादा असर डालती है। भले ही वो जानकारी लॉजिकली देखें तो अप्रासंगिक ही क्यों ना हो। अच्छा, कैसे? एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें अनुभवी जर्मन जजों को एक केस में सजा तय करने से पहले पासे फेंकने को कहा गया। पासे या तो 3 दिखाते थे या 9। जिन जजों ने 9 देखा उन्होंने औसतन 8 महीने की सजा सुनाई, और जिन्होंने 3 देखा उन्होंने औसतन 5 महीने की। मतलब पासे की उस रैंडम नंबर ने उनके जजमेंट को एंकर कर दिया, प्रभावित कर दिया। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक है। मतलब कोई भी बेकार सी चीज हमारे फैसले को खींच सकती है अपनी तरफ। हाँ, ऐसा हो सकता है। एक और उदाहरण है, लोगों से पूछा गया कि यूनाइटेड नेशंस में अफ्रीकी देशों का प्रतिशत कितना है, पर उससे ठीक पहले उनसे एक वो होता है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो घुमाया गया। हाँ हाँ। अब उस पहिए पर जो नंबर आया वो बिल्कुल रैंडम था, लेकिन फिर भी उसने लोगों के अनुमान पर असर डाला। जिसका नंबर ज्यादा आया उसने प्रतिशत ज्यादा बताया, जिसका कम आया उसने कम। कमाल है। फिर एक और बायस है, उपलब्धता बायस। इसमें हम किसी घटना के होने की संभावना का अंदाजा इस आधार पर लगाते हैं कि उसका उदाहरण हमारे दिमाग में कितनी आसानी से आ जाता है। अच्छा, जो आसानी से याद आ जाए। हाँ, जैसे अगर हाल ही में किसी प्लेन क्रैश की खबरें खूब चली हो मीडिया में, तो लोग हवाई यात्रा को कार यात्रा से ज्यादा खतरनाक मानने लगते हैं, भले ही आंकड़े कुछ और कहते हो। हाँ, ये तो होता है। वो दुर्घटना की खबर दिमाग में आसानी से उपलब्ध होती है, इसलिए खतरा ज्यादा महसूस होता है। हाँ, ये मैंने महसूस किया है। कोई डरावनी खबर सुनने के बाद वैसा ही डर लगने लगता है, चाहे वो चीज कितनी भी रेयर क्यों ना हो। बिल्कुल। इसी तरह पति पत्नी दोनों अक्सर घर के कामों में अपने योगदान को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने किए हुए काम ज्यादा आसानी से याद आते हैं, बजाय साथी के किए हुए कामों के। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण बायस है, प्रतिनिधित्व बायस। इसमें हम किसी चीज या व्यक्ति की संभावना का आकलन इस आधार पर करते हैं कि वो किसी खास प्रोटोटाइप या स्टीरियोटाइप से कितना मिलता जुलता है। और ऐसा करते हुए हम अक्सर आधार दर, मतलब बेस रेट, को नजरअंदाज कर देते हैं। स्टेरियोटाइप के आधार पर? इसका कोई उदाहरण? हाँ, किताब में स्टीव नाम के एक व्यक्ति का जिक्र है। बताया गया है कि वो शर्मीला है, व्यवस्थित है, चीजों को सलीके से रखता है और लोगों की मदद करने में इंटरेस्टेड है। अब लोगों से पूछा जाता है कि स्टीव के किसान होने की संभावना ज्यादा है या लाइब्रेरियन। वर्णन सुनकर तो लाइब्रेरियन लगता है। हाँ, और ज्यादातर लोग यही कहते हैं, क्योंकि स्टीव का वर्णन लाइब्रेरियन के स्टीरियोटाइप से मेल खाता है। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि समाज में किसानों की संख्या लाइब्रेरियन से कहीं ज्यादा है। ये बेस रेट है। ओ, तो हम बेस रेट भूल जाते हैं।
हाँ, सिर्फ समानता के आधार पर फैसला ले लेते हैं। इसी का एक और मशहूर उदाहरण है लिंडा प्रॉब्लम। लिंडा को एक 31 साल की अकेली, मुखर और इंटेलिजेंट महिला बताया गया है। फिलॉसफी पढ़ी है, सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों में रुचि रखती है। अब पूछा जाता है कि इन दो में से क्या ज्यादा संभावित है। क, लिंडा एक बैंक टेलर है, या ख, लिंडा एक बैंक टेलर है और फेमिनिस्ट मूवमेंट में एक्टिव है। वर्णन सुनकर तो ख ज्यादा सही लगता है, क्योंकि वो फेमिनिस्ट स्टीरियोटाइप से मैच कर रहा है। हाँ, और ज्यादातर लोग यही चुनते हैं। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचें, क्या फेमिनिस्ट बैंक टेलर का ग्रुप सभी बैंक टेलर के ग्रुप से बड़ा हो सकता है? नहीं, वो तो उसी का हिस्सा हुआ ना। बिल्कुल, सभी फेमिनिस्ट बैंक टेलर तो हैं ही। इसलिए क की संभावना हमेशा ख से ज्यादा या बराबर ही होगी। लेकिन लिंडा का डिस्क्रिप्शन इतना रिप्रेजेंटेटिव लगता है कि हमारा सिस्टम 1 हमारे लॉजिक यानी सिस्टम 2 के काम पर हावी हो जाता है। ये सचमुच दिखाता है कि हमारा सहज ज्ञान, हमारा इंट्यूशन कितना धोखा दे सकता है। ये सारे बायस बताते हैं कि कैसे सिस्टम 1 हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। अच्छा, फैसलों में एक और अहम चीज होती है, फायदा और नुकसान। हम गेन और लॉस का मूल्यांकन कैसे करते हैं? क्या इसमें भी कोई बायस है? हाँ, बिल्कुल है। और ये हमें तीसरे मुख्य विचार पर लाता है, प्रोस्पेक्ट थियरी और हानि से बचाओ। प्रोस्पेक्ट थियरी ये बताती है कि लोग असल में रिस्क और अनसर्टेनिटी वाली स्थितियों में फैसले कैसे लेते हैं, खासकर जब फायदे और नुकसान दांव पर हों। अच्छा, इसमें क्या खास बात है? 2 मुख्य बातें हैं। पहली, संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। लोग नतीजों को अपनी कुल संपत्ति के हिसाब से नहीं देखते, बल्कि किसी शुरुआती बिंदु, मतलब आम तौर पर जो उनकी करंट सिचुएशन है, उसके मुकाबले फायदे या नुकसान के रूप में देखते हैं। मतलब तुलना करके? हाँ, मतलब अमीर होने का एहसास इस पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस पर कि आपके पास पहले से कितना था या आप दूसरों की तुलना में कहाँ खड़े हैं। सब कुछ रिलेटिव है। अच्छा, तो सब कुछ तुलनात्मक है। और दूसरी बात? दूसरी और शायद ज्यादा असरदार बात है हानि से बचाओ, लॉस एवर्जन। इसका सीधा सा मतलब है कि नुकसान हमें फायदे से कहीं ज्यादा चुभते हैं। साइकोलॉजिकली 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। हम नुकसान से बचने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। ओहो, तो नुकसान का डर वाकई एक शक्तिशाली चीज है। इसका हमारे रिस्क लेने के व्यवहार पर क्या असर पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए, जब फायदे की बात आती है तो हम ज्यादातर जोखिम से बचते हैं, मतलब रिस्क एवर्स होते हैं। अच्छा। उदाहरण के लिए, अगर किसी को 2 ऑप्शन मिले, क पक्का 2400 रुपए मिलेंगे, या ख 25% चांस है कि 10,000 रुपए मिलेंगे और 75% चांस है कि कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादातर लोग क चुनेंगे। हाँ, पक्का फायदा लेना चाहेंगे। हाँ, हालांकि ख का एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 2500 रुपए है, जो ज्यादा है। लेकिन वो निश्चित फायदा ज्यादा सुरक्षित लगता है। लेकिन जब नुकसान की बात आती है तो हमारा व्यवहार पलट जाता है। हम रिस्क उठाने वाले रिस्क सीकिंग बन जाते हैं। अच्छा, उल्टा हो जाता है। हाँ, उदाहरण के लिए अगर ऑप्शन हो का पक्का 7,500 रुपए का नुकसान होगा, या खा 75% चांस है कि 10,000 रुपए का नुकसान होगा और 25% चांस है कि कोई नुकसान नहीं होगा, अब ज्यादातर लोग खा चुनेंगे। अरे, भले ही दोनों का एक्सपेक्टेड नुकसान 7,500 रुपए ही है, हाँ। लेकिन वो पक्का नुकसान इतना बुरा लगता है कि लोग उससे बचने के लिए और बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद नुकसान टल जाए। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो हम फायदे के मामले में डरपोक और नुकसान के मामले में जुआरी बन जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। और इसी से इंडोमेंट इफेक्ट भी जुड़ा है। इंडोमेंट इफेक्ट वो क्या है? इसका मतलब है कि लोग उन चीजों की कीमत ज्यादा आंकते हैं जो उनके पास पहले से हैं, मतलब उनकी संपत्ति या एंडोमेंट का हिस्सा हैं, बजाय उन चीजों के जो उनके पास नहीं है। अच्छा। एक मशहूर एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को एक साधारण सा कॉफी मग दिया गया और पूछा गया कि वो इसे कम से कम कितने में बेचेंगे। दूसरे ग्रुप को मग नहीं दिया गया और पूछा गया कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा कितने में खरीदेंगे। नतीजा, बेचने वालों ने औसतन खरीदने वालों की तुलना में काफी ज्यादा कीमत मांगी। क्यों? क्योंकि मग उनका हो चुका था और उसे देना एक नुकसान जैसा महसूस हो रहा था, और हम नुकसान से बचना चाहते हैं।
ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। अपनी पुरानी कार बेचते समय हमें लगता है वो ज्यादा कीमती है जितना खरीदार देने को तैयार होता है। हाँ, ये समझना कि हम लाभ व हानि को कैसे महसूस करते हैं वाकई कई फैसलों को समझने में मदद कर सकता है। अब एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, हम अपने ज्ञान और फैसलों पर कितना भरोसा करते हैं? क्या हम जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट? हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण एरिया है जिसे kahneman ने अपनी किताब में कवर किया है, और यह हमें चौथे मुख्य निष्कर्ष पर लाता है: अति आत्मविश्वास और नियोजन भ्रम। ओवर कॉन्फिडेंस, इसके पीछे क्या कारण है? हम क्यों होते हैं इतने ओवर कॉन्फिडेंट? kahneman एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वो कहते हैं YSITI। What you see is all there is. YSITI, हाँ, मतलब जो आप देखते हैं बस वही सब कुछ है। हमारा सिस्टम 1 क्या करता है? हमारे पास जो भी जानकारी उस समय मौजूद होती है, उसके आधार पर सबसे अच्छी, सबसे कोहेरेंट, मतलब सबसे सुसंगत लगने वाली कहानी बना लेता है। अच्छा। और ये इस बात पर ध्यान नहीं देता कि कौन सी जानकारी गायब है या सबूत कितने कमजोर हैं। अगर कहानी अच्छी बन रही है, लॉजिकल लग रही है, तो सिस्टम 1 उसे सच मान लेता है। और इससे क्या होता है फिर? इससे अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हम अपनी मान्यताओं पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि वे हमें लॉजिकल और कोहेरेंट लगती हैं, ना कि इसलिए कि हमारे पास उनके सपोर्ट में कितने मजबूत सबूत हैं। हम अपनी कहानी की क्वालिटी पर भरोसा करते हैं, ना कि जानकारी की क्वालिटी या क्वांटिटी पर। तो हम अपनी बनाई कहानी में ही खो जाते हैं, भले ही वो अधूरी जानकारी पर आधारित हो। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है नियोजन भ्रम, प्लानिंग फैलेसी। प्लानिंग फैलेसी, ये क्या है? जब हम भविष्य के लिए कोई योजना बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं या किसी काम के पूरा होने का अनुमान लगाते हैं, तो हम अक्सर जरूरत से ज्यादा आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, ये तो होता है। हम ज्यादातर सबसे अच्छे हालात, बेस्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचते हैं, और जो मुश्किलें आ सकती हैं, देरी हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, उनको कम आंकते हैं। हम अक्सर ये देखने की जहमत नहीं उठाते कि अतीत में ऐसे ही मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ था, जिसे kahneman बाहरी दृष्टिकोण, आउटसाइड व्यू कहते हैं। हम अपने अंदरूनी दृष्टिकोण, मतलब अपनी ही योजना पर ज्यादा भरोसा करते हैं। क्या इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? हाँ, kahneman खुद अपना अनुभव बताते हैं। वो इजराइल में शिक्षा मंत्रालय के लिए एक नया करिकुलम और टेक्स्ट बुक बनाने वाली टीम का हिस्सा थे। टीम ने बड़े जोश में अनुमान लगाया कि ये प्रोजेक्ट करीब 2 साल में पूरा हो जाएगा। अच्छा। kahneman ने टीम के एक अनुभवी सदस्य से पूछा कि क्या वो ऐसी दूसरी टीमों को जानते हैं जिन्होंने ऐसा ही काम किया हो, और उन्हें कितना समय लगा था। उस सदस्य ने याद किया कि हाँ, ऐसी कई टीमें थीं जिनमें से लगभग 40% तो कभी सफल ही नहीं हुई। अरे, और जो हुई, उन्हें औसतन 7 से 10 साल लगे थे। बाप रे, 2 साल का अनुमान और असल में 7-10 साल। फिर टीम ने क्या किया उस जानकारी का? हैरानी की बात है कि टीम ने इस बाहरी दृष्टिकोण को, इस स्टैटिस्टिक को लगभग नजरअंदाज कर दिया। उन्हें अपनी योजना पर इतना भरोसा था, उन्हें लगा कि वो दूसरों से बेहतर हैं। नतीजा क्या हुआ? प्रोजेक्ट को पूरा होने में 8 साल लगे और पाठ्य पुस्तक का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं हुआ। और तब तक kahneman खुद टीम छोड़ चुके थे। ये प्लानिंग फैलेसी का एक सटीक उदाहरण है। इसका एक और कारण प्रतिस्पर्धा की उपेक्षा, कंपटीशन निग्लेक्ट भी है। जैसे नए बिजनेस शुरू करने वाले लोग, वो अक्सर अपनी योजनाओं और अपनी काबिलियत पर इतना फोकस करते हैं कि भूल जाते हैं कि बाजार में और भी बहुत से लोग हैं जो वैसा ही सोच रहे हैं और उनके पास भी अच्छी योजनाएं हो सकती हैं। हम दूसरों को भूल जाते हैं। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस और प्लानिंग फैलेसी से बचने का कोई तरीका है? कुछ कर सकते हैं इसके बारे में? हाँ, एक दिलचस्प तकनीक है जिसे गैरी क्लेन ने सुझाया है, प्री मॉर्टम। प्री मॉर्टम, ये क्या होता है? जब कोई महत्वपूर्ण फैसला या योजना लगभग तय हो चुकी हो, तो टीम के सदस्यों से कहा जाता है, कल्पना कीजिए कि हम 1 साल आगे भविष्य में हैं। हमने इस योजना को लागू किया और ये पूरी तरह असफल रही, एक भयानक फेलियर साबित हुई। अब अगले 5-10 मिनट में हर कोई चुपचाप उस असफलता की कहानी लिखेगा कि ये सब कैसे गलत हुआ, क्यों फेल हुआ। ये तो उल्टा सोचने जैसा है। मतलब पहले से ही मान लो कि फेल हो गए। इससे क्या फायदा होता है? ये लोगों को उन संभावित समस्याओं और खतरों के बारे में खुलकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिन्हें सामान्य आशावादी माहौल में शायद दबा दिया जाता या नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग को जगाता है। इससे शायद हम पहले ही कुछ कमजोरियों को पहचानकर योजना को मजबूत बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें हमारी मानसिक मशीनरी के अंदर एक गहरी यात्रा पर ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी सोच कैसे 2 अलग अलग गियर में काम करती है,
हमारा सहज ज्ञान या इंट्यूशन कहाँ से आता है और हम किन आम मानसिक फंदों में, प्योज में आसानी से फंस सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारी गलतियों की लिस्ट में ही है। ये हमारे दिमाग की जो अद्भुत क्षमताएं हैं, जैसे पैटर्न पहचानना, जल्दी रिएक्ट करना और इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझना, उनका भी एक तरह से जश्न मनाती है। बिल्कुल। और मेरे लिए इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि अपने इन सोचने की प्रक्रियाओं के प्रति सिर्फ जागरूक होना, अवेयर होना भी एक बहुत बड़ा कदम है। अगर हम ये पहचानना सीख सकें कि कब हमारा सिस्टम 1 शॉर्टकट ले रहा है, कब हम किसी बायस का शिकार हो रहे हैं, हाँ, तो शायद हम एक पल रुककर सिस्टम 2 को एक्टिव करने का मौका दे सकते हैं। हम हमेशा इन पूर्वाग्रहों को पूरी तरह खत्म शायद ना कर पाएं, लेकिन उन्हें पहचानना हमें ज्यादा समझदारी भरे निर्णय लेने में मदद कर सकता है। ये खुद को बेहतर समझने की एक यात्रा है ना? बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या हम वास्तव में अपने गहरे बैठे हुए सहज ज्ञान वाले पूर्वाग्रहों पर पूरी तरह काबू पा सकते हैं, या उन्हें पहचानना और उनके असर को कम करने की कोशिश करना ही वो सबसे ज्यादा है जो हम कर सकते हैं? क्या सिर्फ जागरूकता काफी है, या हमें सिस्टम 1 की चूक से बचने के लिए लगातार सिस्टम 2 के सचेत प्रयास की जरूरत पड़ती रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।